क्या यूजीसी का फैसला शिक्षा सुधार है या समाज में नई रेखाएं खींचने की शुरुआत? देखिए, मैं मोदी जी के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना उनकी सरकार के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ यूजीसी के खिलाफ हूँ। ये प्रशासनिक विफलता है उनकी या राजनीतिक कोई षड्यंत्र? आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो हमें मूर्ख बनाने का स्टेप है। जैसे SC/ST एक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी ने इनसे मांगा नहीं। ये महाकालियाँ कौन है? बुरा मत मानिएगा, पुरुष जो है लड़ाई जिहाद से उतनी अच्छी नहीं लड़ पा रहे, अच्छा। तो मुझे लगा महाकालियों को आगे आना चाहिए। यूजीसी का नया प्रावधान, आरक्षण की नई परिभाषा और समाज में बढ़ती जातीय बहस, क्या यह कदम बराबरी की दिशा में है या एक नए टकराव की शुरुआत? नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बीजेपी की क्षेत्रीय मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता उदिता त्यागी जी, जो अपने बेबाक अंदाज और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में ये अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गईं, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी की फैन मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ इतनी वोकल हो गईं? आज हम इन्हीं से समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यूजीसी की नई गाइडलाइन सामाजिक न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक संतुलन का खेल? क्या यूजीसी का फैसला शिक्षा सुधार है या समाज में नई रेखाएं खींचने की शुरुआत? निश्चित ही आज की बातचीत आसान नहीं होगी, लेकिन जरूरी है। उदिता जी, हम आपको लंबे समय से जानते हैं, हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पे आप बड़े बड़े अनुष्ठानों में बैठी हुई हैं और सोशल मीडिया पर लगातार आप इस तरह की पोस्ट डालते हैं जिसमें आप पूजा पाठ अनुष्ठान इनमें लगी हुई हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी पार्टी के खिलाफ आप एक दिन सड़क पे धरने पे बैठ जाती हैं? देखिए, मैं अपनी पार्टी के किसी भी तरह से खिलाफ नहीं हूँ और मैं पार्टी की बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। हम सिर्फ यूजीसी के खिलाफ हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे इतने छोटे बच्चे जो बहुत मासूम होते हैं, 16-17 साल की उम्र में बच्चे जो हैं कॉलेज पहुँच जाते हैं, उस समय में उनके मन में भेदभाव, जातिगत भेदभाव के बीज बोना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से एक अच्छा विचार है। और हम लोग सिर्फ यूजीसी के खिलाफ हैं, ना हम मोदी जी के खिलाफ हैं, ना हम योगी जी के खिलाफ हैं, और पार्टी के खिलाफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये पार्टी तो हमने हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित होकर जो है ज्वाइन की है, तो पार्टी के अगेंस्ट जाने का तो कोई सवाल है ही नहीं। आपके सोशल मीडिया पे एक फोटो बहुत वायरल है जिसमें आप मोदी जी के साथ मंच साझा कर रही हैं। तो ऐसा हृदय परिवर्तन जो हुआ आपका, ये कि आप मोदी जी की सरकार के खिलाफ ही धरने में बैठ गई? देखिए, मैं मोदी जी के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना उनकी सरकार के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ यूजीसी के खिलाफ हूँ। और जहाँ तक सवाल है उस बैनर का जो मेरे सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, तो मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी ने मुझे जब देश की 6 महिलाओं को सम्मानित किया था, चाय पे चर्चा पे बुलाकर, वो 6 समाज सेवी थी जो अलग अलग जगहों पर काम कर रही थी, तो मुझे भी उसमें बुलाया गया। तो ये मेरा सौभाग्य था और आज भी हम उनकी सही नीतियों के साथ, सब चीज़ के साथ हैं। जो देश में वो विकास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जो वो कर रहे हैं उसके साथ हैं। लेकिन हिंदुओं का ये जो विभाजनकारी बिल वो लेकर आए हैं, चाहे कोई भी लेके आया, मंत्रालय से आया, कहीं से भी आए, लेकिन देखिए मोदी जी इसके पूरी टीम के कैप्टन हैं। तो एक लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है, मैं पूछूं जब मेरे बच्चे से अफेक्ट हो रहे हैं कि भाई मोदी जी ये क्यों आया, और अगर ये सही नहीं है तो उसको हटा दीजिए, और अगर इसे सही किया जा सकता है तो सही कर दीजिए। तो इसमें मोदी सरकार के खिलाफ होना, मोदी जी के खिलाफ होना, ये सब बात सही नहीं है। जैसे SC/ST एक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग हम सब सिस्टम सारा गवर्न हो रहा है, तो उसमें जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी ने इनसे मांगा नहीं। और अगर आप कैंपस को मतलब एक रक्त रंजित जातिवाद के युद्ध स्थल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप सोचिए आपका आने वाले समय में देश में क्या भविष्य होगा। बच्चों को अगर आप उनके मन में जातिवाद के जहर बो दें, देखिए आजकल जो नए बच्चे हैं उनको जातिवाद से बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। आप खुद अपने घरों में अपने बच्चों को देखिए, उन्हें पता ही नहीं है उनके साथ बैठने वाला बच्चा किस बिरादरी का है। लेकिन जब ये इस तरह की गाइडलाइन आ जाएंगी और शिकायतकर्ता का पता नहीं चलेगा, शिकायतकर्ता को आपने कुछ कहा तो भी, और अगर उसे लग गया तो भी कि भाई ये मेरे विषय में बात कर रहा है और मैं इससे खराब फील कर रहा हूं, तो भी आपके बच्चे उसमें फंस जाएंगे। तो देखिए इस तरह की छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 10 तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, 10 तरह के कॉलेज में लड़ाइयाँ होती हैं। उस स्तर पे मुझे नहीं लगता बच्चों के हाथ में इतना खतरनाक हथियार दे देना चाहिए। आप देखिए कल भी रात JNU में ब्राह्मणवाद की छाती पर, मोदी जी की छाती पर, अमित शाह की छाती पर, ये वो फलाना ढिमकाना। कॉलेज आपने इसलिए बनाए हैं। ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसने SC/ST तो छोड़िए, उसके ऊपर OBC को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए यही तो विभाजन हुआ भाई। SC/ST का आप अभी तक जो है राइट्स रिजर्व कर रहे थे, उनके जो उनके साथ सो कॉल्ड, देखिए सो कॉल्ड मतलब कहा जाता है कि उनके साथ अत्याचार हुए। राइट। देखिए 5000 साल पहले मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, या
मैंने तो नहीं उनको पानी पीने से रोका, और ये नैरेटिव सेट किया गया वामपंथियों के द्वारा। और भाई उस पानी की कीमत कितने दिनों तक हमारे बच्चे चुकाते रहेंगे? अभी भी वामपंथी नारे लगा रहे हैं, अभी भी वामपंथी ही नारे लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए, आपने उनके हाथ में हथियार दे दिया, बेसिकली आपने उनके हाथ में हथियार दे दिया। देखिए, अच्छा कानून को बुरी तरह से इस्तेमाल करना एक बात, और बुरे कानून को तो सिर्फ आपको इस्तेमाल ही करना है जी। आपको कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो आप सोचिए बच्चों की आपने किस तरह से यूनिवर्सिटीज को कब्रगाह बना दिया है। ये तो आपस में ही लड़ मरेंगे सारे। तो आप इसको पॉलिटिकल इशू मानते हैं या सोशल? देखिए, ये निश्चित रूप से हिंदुत्व का इशू है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, दुनिया भर में आप हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं इस समय पे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आप समझिए आपने हिंदुओं के साथ क्या किया। देखिए, असली झगड़ा ही इसमें तब शुरू हुआ जब इसमें ओबीसी को इंक्लूड किया गया। एससी एसटी के तो राइट्स पहले से ही सब हम लोग टेकन केयर कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। जब आप एक बड़े वर्ग को उठाकर, क्योंकि ओबीसी में दुनिया भर की जातियां सरकारों ने तुष्टिकरण की नीति के तहत डाल दी हैं, जो कभी 200-400 हुआ करती थी, आज 1200 को भी ऊपर कूद गई हैं, और लगातार प्रक्रिया चालू है। 467 और जातियों को इसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो आप देखिए, इस तरह से तो धीरे धीरे 5 बिरादरी तो बच गई जिनके नरसंहार की आपने भूमिका एक तय कर दी। देखिए, ओबीसी के इनके साथ जाते ही 90% लोग एक तरफ हो जाते हैं और 10% लोग एक तरफ हो जाते हैं। अब उस स्थिति में क्या होगा कि वो जो 90% बच्चे हैं उनको आपने एक सॉफ्ट टारगेट दे दिया। किनका? इन गिनती की 5 बिरादरी के बच्चों का, उसमें भी किसका? इन बिरादरी के लड़कों का। तो देखिए कितनी असमानता, कितना भेदभाव और कितना डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगा। अच्छा, वैसे आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। आंकड़े तो ये कहते हैं कि ओबीसीज के जो केसेस हैं वो एससी एसटी एक्ट में ज़्यादा दर्ज है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो लठैत कौम है हिंदुस्तान की, इसमें जाट हैं, गुर्जर हैं और यादव हैं। हमारे क्षेत्र में भी और बिहार में आप देख लो, और आसपास भी देखो, मैं अपने ही क्षेत्र की ज़्यादातर बात कर रही हूँ, वैसे भी आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो 3-4 मार्शल कॉम्स हैं। अब इन्हें आपने ओबीसी में डाल रखा है। अब ओबीसी आपके एससी एसटी के साथ मिल गया। अब एससी एसटी और ओबीसी के जो केसेस का आप रेशियो देखोगे, वो एससी एसटी एक्ट 81% जो उन पर शोषण हुआ है, उनके साथ जो जाति हुई है, वो ओबीसी ने की है। अब इन लठैत कौमों को आपने भेड़िए को और बकरी को और शेर को सबको एक घाट पे बांध दिया। अब उसमें आप कहिए कि ये बेचारे बनिए के बालक हो गए या ब्राह्मण के बालक हो गए। देखिए, इसमें राजपूत और जो भूमिहार कौम है, ये फिर लठैत कौम है, ये अपनी रक्षा कर लेंगी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस टाइम कमज़ोर स्थिति में मुझे नज़र आ रहा है वो ब्राह्मण और बनिए नज़र आ रहे हैं। आपने कभी किसी बनिए के बच्चे को किसी जाट के लड़के का शोषण करते हुए सुना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। होता ही नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर है नेचुरली, जो मसल्स पार जिनके पास है, या जो लठैत हैं, जिनका गैंग है, जिनका अपने लोग हैं इकट्ठा, वो शोषित नहीं होते हैं। अब इनको जब आपने एससी एसटी के साथ मिला दिया तो आप देखिए, मतलब यही तो वो लोग थे जो एससी एसटी का शोषण कर रहे थे, और आपने इन्हें इनके साथ रख दिया। अब बचा कौन? 10% बेचारे 5 बिरादरियों के लड़के, क्योंकि लड़की तो उसमें कवर्ड है जी। हाँ, तो आप देखिए, आपने इनका ये मॉब लिंचिंग का और नरसंहार का एक प्लॉट तैयार कर दिया, नहीं कर दिया? तो ये स्थिति बहुत खराब है। और मुझे नहीं लगता कि, देखिए, एससी एसटी के आप हितों की बात करें ठीक है, लेकिन ओबीसी इसमें जाना पूरी तरह से विभाजन की एक मतलब पृष्ठभूमि तैयार करने जैसा है। जैसे एक कानून जो दिख रहा है अभी, उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि कमजोरों की रक्षा के लिए, बल्कि ऐसा लग रहा है कोई राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है। ये कमजोरों की रक्षा के लिए कहीं से कहीं तक भी कानून नहीं है। आपने एक लठैत वर्ग को और एक शोषित वर्ग को और एक निरीह वर्ग को, जो सामान्य वर्ग है ना, वो निरीह वर्ग है आज की तारीख में, क्योंकि उनकी संख्या कम होने के कारण राजनीतिक लोगों का उनमें कोई खास इंटरेस्ट अब बचा नहीं है। उन्हें लगता है इनकी संख्या ही कितनी है, ये करेंगे ही क्या। तो उस स्थिति में आपने इन तीनों को अलग करके 2 लोगों को एक साइड करके तीसरे के पीछे छोड़ दिया है आपने। और इस स्थिति में क्या होने वाला है कि इतना भयंकर क्लैश क्रिएट होगा, क्योंकि देखिए, जब आप किसी को दबाए जाएंगे तो कल को वो बच्चे हथियार नहीं उठाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? किसी बच्चे को आपने झूठी शिकायत करी, वो 10 साल के लिए अंदर गया, जेल से उसे किसी तरह उसके माँ बाप छुड़ा के लेके आए, क्या वो कभी जीवन में पढ़ सकता है? और बाहर आने के बाद ना तो उसकी शादी की उम्र बची, ना उसका कोई करियर बचा, वो क्या करेगा सिवाय हथियार उठाने के? तो आपने तो गृह युद्ध की स्थिति देश में पैदा कर दी। तो ये सो कॉल्ड सवर्ण जो हैं, उन्होंने ऐसा ओबीसी पे क्या अत्याचार किया कि उनको ओबीसी को इस कैटेगरी में लेना पड़ गया? देखिए, अब ये तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठाओगे तो अत्याचार तो सारे इतने सालों से लठैत कौम ही करती आ रही है, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे इधर वाले स्वर्ण वाले हो। लेकिन मैं इसे इस तरह से नहीं लूंगी। बात ओबीसी को, आपने ओबीसी में उन बिरादरियों को जोड़ दिया
एक तुष्टीकरण के नाते जो कहीं से कहीं तक भी ना तो कमजोर थी, ना किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से खराब थी। मतलब उनका देखिए, आप जाट देख लो, बिल्कुल सक्षम थी। जाट देख लो, यादव देख लो, इनके पास तो सैकड़ों बीघे जमीन है एक एक व्यक्ति के पास। अब बिहार में जाइए, इधर हमारे पश्चिम में आइए और पूरे देश में देख लीजिए, तो ना तो ये आर्थिक रूप से कमजोर थी, ना ही ताकत के रूप में कमजोर थी। इनको ओबीसी में लाने का सिर्फ एक इकलौता कारण था, तुष्टीकरण, कि भाई अपना वोट बैंक एक तरफ कर लो और उस वोट बैंक के सहारे आप सरकार बनाते रहो। अब हुआ कि भाई SC ST OBC को सबको एक साथ ले। अब ये 10% बेचारे क्या ही करेंगे। देखिए, चुनाव आंकड़ों का खेल होता है और जहां आंकड़े जिसके साथ हैं वो जीत जाएगा। तो ये देखिए, अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये तो सिर्फ एक बिसात बिछाई गई है कि भाई हमारा अगला चुनाव जो है OBC और SC ST के साथ निकल जाए, क्योंकि मुसलमान कभी भाजपा को वोट देने वाला है नहीं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत की गई SC ST और OBC, उसमें से कितने भाजपा के कोर वोटर, क्योंकि स्वर्ण तो हमेशा से कोर वोटर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, या मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर ये UGC की गाइडलाइन आती है जिसमें सब विखंडित हो जाता है, तो ऐसा क्या है जो नारा कुछ है और उसका क्रियान्वयन कुछ और हो रहा है? देखिए, बटोगे तो कटोगे कह कह के आपका ही काट दिया, मतलब स्वर्णों का ही कट गया इसमें बेचारों का। और स्वर्ण वो मतलब डेडिकेटेड कोर वोटर था भाजपा का, अभी भी देखो है, मैं मानती हूँ कि अभी भी है। अगर सरकारें और पार्टी, खासतौर पे मोदी जी और योगी जी, इस बात का संज्ञान लें कि भाई स्वर्ण के ने आज तक, आपने 2018 में एट्रोसिटी एक्ट लेके आए, इसके बाद आपने दुनिया भर की लाखों योजनाएं, इनके लिए हजारों नहीं लाखों योजनाएं चली हुई है तरह तरह की, और हर तरह ये प्रिविलेज्ड हैं। इतने के बाद भी स्वर्ण ने कभी आपसे शिकायत नहीं करी, कभी नहीं करी। आज स्वर्ण कब आपसे नाराज हुआ, ये सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। स्वर्ण आपसे तब नाराज हुआ जब बात उसके बच्चों पर आ गई। देखिए, कोई भी होगा, वो आपकी हिंदुत्व की भावना के प्रति, देखिए बटोगे कटोगे हिंदुत्व की तो बात हो रही थी। अब आप बताइए, OBC SC एक तरफ है, स्वर्ण एक तरफ है। OBC ने SC ST को पीटा, ठीक है जी, और OBC ने उसको पीटा, स्वर्ण को पीटा, या SC ST ने स्वर्ण को पीटा। बच्चे किसके हैं? सब हिंदुओं के हैं। तो बटोगे कटोगे तो देखिए अब यहां पर कितना कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि भाई सारे हिंदू एक रहो, चाहे SC ST है चाहे OBC है। अब आपने ही हिंदुओं के बीच में, वो भी बच्चों के बीच में, इतना बड़ा विभाजन क्रिएट कर दिया। तो आप बताइए कहां से, ये तो कथनी और करनी में फर्क हो गया, खतनी और करनी में बिल्कुल फर्क हो गया। अब ना तो समाज इतना मूर्ख है, ना तो आज की तारीख में वोटर इतना मूर्ख है, और जो इस टाइम सबसे बड़ा कहना चाहिए इस पूरे ताले की चाबी है, वो है सोशल मीडिया। आप कहीं छींकेंगे भी ना, छींकेंगे भी तो पूरी हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को पता होगा कि कहाँ क्या चल रहा है। पिछली बार जब आरक्षण लगा, 150 बच्चों की जान गई, इससे भी ज्यादा की, लेकिन बहुत लोग आपस में कनेक्टेड थे नहीं। कभी कहीं से कोई खबर आ रही है, कोई दबा दी जा रही है, वो आंदोलन कभी समझ ही नहीं आया। मतलब इतना बड़ा, बच्चों ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा, उसके बावजूद उसमें कुछ नहीं हुआ। वजह क्या थी कि लोग उस लेवल पे वेल कनेक्टेड नहीं थे। अब आप देखो, एक महीने के अंदर सरकार के जितने भी बड़े मंत्री, इवन प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी, और ये सारे लोग कुछ भी डाल रहे हैं ट्विटर पे, उस पे कम्युनिटी नोट्स लग रहे हैं। तो आप इससे जनता का मूड समझिए। कथनी और करनी में फर्क होगा। सरकार की कथनी और करनी में अगर फर्क है तो शासन में फर्क है, और शासन में फर्क है तो फिर आप समझिए लोगों का विश्वास आपसे उठ जाता है। एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, एक तरफ ऐसा विभाजनकारी बिल लेके आ रहे हो, तो निश्चित रूप से जिसने भी इन्हें सलाह दी है वो हिंदू तो नहीं हो सकता। ये हिंदुत्व के साथ इतना बड़ा विश्वासघात है। कोई भी हिंदू शासक हिंदुओं के बीच में इतना गहरा विभाजन का बिल नहीं बो सकता। तो ये इससे बड़ा विश्वासघात हिंदुत्व के साथ कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता था, और इसके लिए आप लिख लीजिए, इतिहास कभी ने क्षमा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाता है, और अगले ही दिन पता चलता है कुछ दिन बाद कि मध्य प्रदेश में इसको लागू करने की प्रतिबद्धता सरकार दिखाती है और एक्शन में आ जाती है। ये प्रशासनिक विफलता है उनकी, या राजनीतिक कोई षड्यंत्र या चाल या स्टेप है? ये आपको बेवकूफ बना रहे, ये तो हमें मूर्ख बनाने का स्टेप है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है कि भाई आप 2012 की गाइडलाइन लागू करो। 2026 को रोक दिया गया, और उस रोका ही नहीं, 2012 पे वापस कर दिया गया कि जो 2012 में थी उसको। आपको 2 फरवरी को मध्य प्रदेश 2023 लागू कर देता है, जिसमें सेम बिल में सेम चीजें हैं। मतलब वो उतना ही खतरनाक है जितना 26 है। वैसे देखिए, मूर्ख तो हम ही सब हैं। 2023 से लॉ लागू था, किसी को पता ही नहीं चला, हम लोगों ने देखा ही नहीं। इस बार भी 13 तारीख को चुपचाप शांति से
लागू कर दिया गया किसी को पता ही नहीं चला। वो तो कुछ लोगों को ने इसको पिक करा और तब लोगों को समझ में आया कि ये 2023 वाला कितना खतरनाक हथियार अब इन्होंने बना के वामपंथियों के हाथ में कह लो, चाहे SC ST के हाथ में कह लो, चाहे OBC के हाथ में कह लो, दे दिया। और बेचारे स्वर्ण वर्ग के लड़कों की बिल्कुल हत्या की, नरसंहार की जो है पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दी। तो आप ये समझो कि मंशा कहां से है भाई। ये भी तो ये कर सकते हैं कि आपको 19 तारीख का झुंझुना पकड़ा रखा है, आप उसे बजा बजा के लोगों को शांत किए जाओ कि भाई नहीं कुछ नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट की रोके, और धीरे धीरे बैकडोर से आप सारे स्टेट्स में से लागू कर दो 2023 को। तो आप क्या कर लीजिएगा? तो विरोध तो इसका करना ही पड़ेगा। अभी हाल ही में दिल्ली में एक केस हुआ जिसमें एक लड़की के साथ कुछ अनाचार हुआ, उसके विषय में, वो इसी से जुड़ा हुआ मामला है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, जब ये जिस दिन 13 तारीख को ये आया, 16-17 में लोगों ने इसमें बात करना शुरू किया। अब देखिए, हम पार्टी के बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, हम किसी भी चीज़ पे जब तक हमें नहीं लगता कि हमें इसमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। देखिए, सरकार कुछ कर रही है, सोच समझ के कर रही होगी। जब 2-3 दिन मैंने ये पढ़ा तो मेरा पहला स्टेटमेंट था, देखेंगे तो मेरे टाइमलाइंस पे पड़े हुए होंगे, पहला स्टेटमेंट था मेरा कि आपने इक्वालिटी के नाम पे हिंदू, मतलब खासतौर पे स्वर्ण लड़कियों के ग्रूमिंग, रेप गैंग तैयार कर रहे हैं और लड़कों की मॉब लिंचिंग के गिरोह तैयार कर रहे हैं। ये मेरा पहला स्टेटमेंट था। और देख लीजिए, वो स्टेटमेंट दिए हुए मुझे आज 15 दिन नहीं हुए, उसमें DU में उस रुचि तिवारी लड़की थी और उसका इन्होंने बिल्कुल घेर के मॉब लिंचिंग करी। आप उसके वीडियो देखिए, आपको मतलब अपने ऊपर शर्म आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची, देखिए कोई भी हो सकती है, ब्राह्मण छोड़िए, SC ST कोई भी हो, कॉलेज के अंदर लड़के लड़कियां घेर के उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे गंदी बातें बोल रहे हैं, उसे गलत तरह से गलत जगहों पे छू रहे हैं। देखिए, शर्मिंदा होने की बात है, पूरे देश को शर्मिंदा होने की बात है कि हम देश को कहां ले आए। कौन कह रहा था कि UGC बिल से कुछ नहीं होने वाला? आप देखिए, आप प्रत्यक्ष देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद उस JNU से रात फिर दोबारा नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद की छाती पे, अमित शाह की छाती पे, मोदी की छाती पे। किसकी छाती बच रही है भाई? किसकी छाती बच रही है? और आपने इनके लिए ये कानून लाके हमारे बच्चों के साथ इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। और बात सिर्फ स्वर्णों की है ही नहीं, ये बात हर उस हिंदू माँ की और हिंदू बच्चे की है जो हिंदू है। हर आदमी इसमें फंसता है, चाहे OBC है, चाहे आपका SC ST है, चाहे स्वर्ण है। सारे बच्चे तो हिंदुओं के ही हैं भाई। जिनके बच्चे मरेंगे या पिटेंगे वो सारी माएँ हिंदू हैं। तो कोई हिंदू कैसे कानून को ला सकता है? मेरी तो ये समझ से बाहर है। और बटोगे तो कटोगे कहने वाले कैसे हिंदुओं के बीच में जहर बो सकते हैं? मतलब ये अक्षम्य है, इसकी क्षमा नहीं मिले, कैसे भी नहीं मिले। आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं क्षेत्र में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। इसमें 19 जिले आते हैं, जिसमें कार्यक्षेत्र हमारा 19 जिलों का पड़ता है। तो यही हमारी भूमिका है। और जहाँ जब पार्टी जो कार्यक्रम काम देती है वो हम करते हैं। जैसे हम बिल्कुल शुरुआत हमने अपने करियर की 2 महीने मोदी जी के कैंपेन में बाकायदा मैं बनारस रही। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उन्हें छोड़ के हम वहाँ जाके पूरी तरह से हमने ये सोच के कि भाई देश में कम से कम जातिवाद खत्म होगा, हिंदुत्व की बात होगी। और देखिए, इस टाइम जो पूरी दुनिया लड़ रही है वो जिहाद से लड़ रही है। पूरी दुनिया में जो लड़ाई का मुख्य विषय है वो जिहाद है, और हमें इस टाइम जिहाद से लड़ना था। और मुझे लग रहा था अब से 13 जनवरी से पहले कि हिंदू एक होने लगा है, हिंदुओं के मन में भाव आ गया है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं था, बटोगे तो कटोगे लोगों ने बहुत ही मतलब ब्रॉडली एक्सेप्ट किया, खासतौर से हिंदुओं ने, कि भाई हमें एक रहना है। हम छोटे मोटे मतभेदों पर बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन 13 तारीख के बाद यदि कहीं कोई बात कर रहा हो जिहाद की, यदि कहीं कोई बात कर रहा हो हिंदुत्व की, तो आप मुझे दिखा दीजिए। पूरी तरह से हमने अपना सोशल फैब्रिक जो है तार तार कर दिया। ये मतलब जिसे सामाजिक ताना बाना कहते हैं ना, एक समरसता जो है वो खत्म हो गई है। और आप मेरी बात आज लिख के रखिएगा, जितने भी मैंने अब तक बात कही उसमें से कोई झूठ नहीं हुई, माँ और महादेव की कृपा है। और आप एक बात याद रखिएगा, ये तो देखिए खत्म होगा, ऐसा तो है नहीं ये चलता रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना हो सकता है, 19 मार्च के बाद इस पे कुछ ऐसा गाइडलाइन या कुछ नियम आ जाए कि जो सबके फेवर में हो। मैं ये नहीं कहती कि भाई SC ST के साथ कुछ गलत बुरा करो, बिल्कुल भी नहीं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन ये भी हमारे ही हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा लॉ या कोई अमेंडमेंट इसमें कर दें कि ठीक हो जाए। लेकिन कभी भी हिंदुओं के मन पहले जैसे नहीं होंगे, ये आज आप लिख के रख लीजिए। जो हम लोग साथ मिलके जिहादियों से लड़ रहे थे, कहीं भी सोशल मीडिया पे बाहर इधर उधर, मन में जो एक भाव आ गया ना कि भाई ये अलग है और हम अलग हैं, वो आप पूर्ति नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, आपने वो विभाजन हिंदुओं के मन में डाल दिया जिसमें हम बड़ी मुश्किल से हजारों साल में हम जातिवाद से बाहर आना शुरू हो गए थे। आपने हमें उसी गंदगी में फिर दोबारा फेंक दिया है। मैं वापस आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ आता हूँ।
आपने जो पार्टी के खिलाफ एकदम से ये अभियान लिया, आपको क्या डर नहीं लगा, अंदर से कुछ असहज नहीं हुए? देखिए, पहली बात तो ये पार्टी के खिलाफ है नहीं, तो मुझे डरने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी बात ये, पार्टी में लोकतंत्र है। तीसरी बात ये है कि ये पार्टी की इच्छा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है या उन लोगों की जो सिर्फ बैठ के सिर हिलाते रहें। मुझे लगता है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, क्योंकि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, तो हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का हक है। और देखिए, पार्टी तो मैंने ज्वाइन ही हिंदुत्व के लिए की है। मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। पार्टी आज है तो ठीक है, कल नहीं है तो भी ठीक है, परसों कुछ और मैं करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं सामाजिक जीवन में हूँ, जब तक मैं माँ और महादेव की शरण में हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करके धर्म के साथ जुड़कर काम करूँगी। मैंने तो पार्टी ही सिर्फ हिंदुत्व की वजह से ज्वाइन की। देखिए, मेरा अपना एक पर्टिकुलर कैरियर है, आप सब लोगों को पता है। मैं अपने क्षेत्र में भी अच्छा कर रही थी, अभी भी अच्छा कर रही हूँ। तो पार्टी से जुड़ना मेरे लिए सिर्फ एक वजह थी कि हिंदू सब एक रहें। और जो जिहाद इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी मुझे आज भी लगता है हमारे और जिहादियों के बीच की मजबूत दीवार है। आज भी अगर हम जिहादियों के से दूर खड़े हुए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इसी बात को मानते हुए आज भी पार्टी फोरम में अपनी बात रख रही हूँ। लोकतंत्र है पार्टी में कि भाई ये काम गलत है, इसे मत। क्या इस अभियान में आपको पार्टी के किसी नेता का, किसी का सहयोग मिला? सहयोग की आप क्या बात कीजिएगा, कोई बात करने को राजी नहीं है। एक बूथ अध्यक्ष तक इस पे बोलने को राजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, दो वजह हो सकती हैं इसकी। एक तो ये कि हम सब पूरी तरह से नपुंसक हो चुके हैं। हमें अपनी बेटियों के सम्मान की 2 पैसे की परवाह बची ही नहीं है। ये मतलब एक सामाजिक नपुंसकता कहिए इसे, सामाजिक। कोई भी बाप अगर उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी भीड़ उसके कपड़े फाड़ दे तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि उसका खून ना खोले। तो एक तो देखिए, एज अ सोसाइटी हम लोग ना बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, ख़त्म हो चुके हैं। हमारे अंदर स्वाभिमान, सम्मान और अपने महिलाओं की इज्जत को लेकर जो मरने मारने की बात होती थी ना, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर आपको अपनी बेटियों से, पत्नी से, बहन से प्रेम ही नहीं है कि भाई उनके साथ जो हो रहा होता रहे, मैं ठीक रहना चाहिए, मैं सेफ रहना चाहिए और मेरी पॉलिटिकल अलाइनमेंट सही रहनी चाहिए या मेरे पॉलिटिकल आकाओं को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो आप देखिए, सामाजिक रूप से तो आप मृत हैं। एक परिवार के मुखिया के रूप में आप मृत हैं। एक माँ के तौर पे आप मृत हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में जो चुप बैठे हैं, देखिए, इतिहास उनका भी लिखा जाएगा। ठीक है, आज हम आपको सबको लग रहा है कि हम पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन लिखा यही जाएगा कि जब बच्चों की सम्मान की बात आई तो महाकालियाँ उठी, खड़ी हुई, अपने बच्चों के लिए लड़ी। और देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। और जितनी महाकालियाँ हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनकी लड़ाई पहले है। और भाजपा से ना हमारा पहले कल कोई विरोध था, ना भाजपा से हमारा आज कोई विरोध है, और हम तो कल भी भाजपा में रहने वाले जब तक भाजपा हमें रखेगी। मैं उसी पे आ रहा था कि आपको जो समर्थन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है फिर? देखिए, हमें जो समर्थन मिल रहा है वो आम लोग हैं, बिल्कुल आम लोग हैं। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। जिस दिन ये पूरा पीएम साहब भाषण दे रहे थे, उस दिन मेरे अनशन का 5वां दिन था। और बिल्कुल आम लोग, मतलब देखिए, इस टाइम आईटी सेल तो पूरी तरह से अगेंस्ट है, मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। उनको ये लगता है कि हम, जैसे आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी के अगेंस्ट हैं, हम मोदी जी के अगेंस्ट तो ना पहले थे, ना आज है, ना कल होंगे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि इनको सिर्फ लेट डाउन करो। कोई कह रहा है कि आपको नई पार्टी बनानी है। अब आप देखिए, मतलब हास्यास्पद बातें सुनिए। कोई कह रहा है कि मैं नई पार्टी बनाने वाली हूँ, कोई कह रहा है मैं टिकट मांगने वाली हूँ। देखिए, जो लोग इतने में यहीं पे ख़त्म हो गए, आप इस बात को समझिए कि अगर हमने अपने बेटियों की सुरक्षा की और अपने बच्चों के भविष्य की कीमत पार्टी और टिकट से लगाई, तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार के लायक नहीं है। हो सकता है पार्टी के बहुत काम के हों कि भाई इतना विरोध चल रहा था तो पार्टी में सब चुप बैठे रहिए नपुंसकों की तरह चुप। आप अपनी बेटी से नजर मिला के कहिएगा कि जब ये सारे में झगड़े चल रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? मैं पार्टी में दरी बिछा रहा था है, और मैं नेताओं की चप्पल साफ कर रहा था। तो इसमें कुछ बुरा थोड़ी है। ये भी इस तरह के भी लोग हैं, और वो भी लोग हैं जो सिर उठाकर अपनी बेटियों के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो आम लोग हैं। क्योंकि देखिए, नेताओं के तो ज़्यादातर बच्चे, आपको भी पता है, चाहे मेरी पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, सब बाहर सेटल हैं। ज़्यादातरों के अपने काम धंधे बाहर सेटल हैं या बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आम बच्चा फंसेगा, मेरा बच्चा फंसेगा, विपिन जी आपका बच्चा फंसेगा, क्योंकि हम यहीं रहने वाले हैं। तो हमारे साथ समर्थन देने वाले भी वही लोग हैं जिनको अपनी बेटियों से प्यार है, जिनको अपने बच्चों से प्यार है, और जिनके मन में ये बात आ गई है कि भाई देखो, एक तरफ समानता की बात करते करते अब हमें कुचला जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनका समर्थन हमें प्राप्त है।
आपने अभी बोला कि महाकालियां सब एक साथ संगठित होकर करेंगी, ये महाकालियां कौन है? बेसिकली अभी देखिए मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने दिसंबर में ही मुझे लगा कि भाई अब बुरा मत मानिएगा, पुरुष जो है लड़ाई जिहाद से उतनी अच्छी नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग जो हैं महाकालियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि बात देखिए जिहाद में भी जो सबसे ज़्यादा बड़ी विक्टिम है पूरी दुनिया में वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं खासतौर पर। आप पूरी दुनिया में देखो ISIS और ये सब कितना मतलब अत्याचार करते हैं लड़कियों पर, हिंदुस्तान में भी। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक जो है व्यक्ति ने मतलब 300 हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया, एक मुसलमान ने, इकलौते ने। तो ऐसे तो जाने हजारों होंगे, लाखों होंगे, देश बहुत बड़ा है। तो उस स्थिति में हम लोगों को लगा कि अब माओ को बाहर आना चाहिए, और हमने कुछ पॉइंट्स एजेंडा अपने सेट करे कि भाई एक तो हमें कम से कम, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, जो इस टाइम हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लड़कियों को, खासतौर पे लड़कियों को जो हम एजुकेट कर रहे हैं ना, उसमें कहीं कमी हो गई है, उसमें कहीं गैप आ गया है। आप देखिए लड़कियां शादी एक टाइम से नहीं कर रही हैं, उसके बाद शादी के बाद भी बच्चे नहीं उनके हो रहे हैं, और उससे भी बुरा ये हो रहा है कि तलाक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि हम सब जो लाइक माइंडेड महिलाएं हैं, कम से कम हिंदू धर्म बचाने के लिए अब महिलाओं को महाकाली की तरह अपने बच्चों का संरक्षण करना चाहिए। तो ये सोचते हुए हमने कि भाई लव जिहाद से जो बच्चियां फंस गई हैं उनको निकालने में, उनकी लड़ाई लड़ने में, और ख़ास बात ये थी कि भाई अपनी लड़कियों को आगे एजुकेट करने में, कि भाई हिंदू धर्म के हिसाब से संस्कार ये हैं, हिंदू धर्म ये कहता है आप ये करो, शादी अपनी टिके आपकी, एक लॉयल्टी के साथ आप अपने परिवार में रहो। तो मतलब एक सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए इस महाकाली वाहिनी की हमने जो है दिसंबर में ही स्थापना करी थी, और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, अपने ही बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन अपनों से ही लड़नी पड़ेगी। तो जो हमने मतलब जिहाद के अगेंस्ट पूरी एक महाकाली वाहिनी बनाई थी, अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसका विरोध करना पड़ रहा है UGC का। ये जो महाकालियां, इनकी कोई विशेष योग्यता या कोई प्रशिक्षण है? देखिए हर वो महिला जो हिंदू धर्म में विश्वास रखती हो, सनातनी हो, खासतौर पे सनातनी हो, महाकाली वाहिनी सिर्फ सनातनी महिलाओं के लिए है, वो इसे ज्वाइन कर सकती हैं। और जैसे कि हमने एक ही मतलब आप देखिए इसे तीसरा महीना ही लगा है बने हुए, लेकिन इसमें हज़ारों महिलाएं जुड़ चुकी हैं, हज़ारों। और ऋषिकेश में मई के फर्स्ट वीक में इसका बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, ऋषिकेश में। तो इसमें योग्यता कुछ नहीं है, बस जिसके मन में भाव हो कि भाई मेरी बेटियां अच्छी हों, हिंदू धर्म को मानने वाली हों और हिंदू धर्म को आगे लेके चलने वाली हों, ये सबके लिए है। क्योंकि महाकाली का तो उद्देश्य ही अपनी बेटियों को जिहादियों से बचाना और बेटियों को आने वाले भविष्य के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे हिंदू सनातनी भविष्य के लिए तैयार करना है। तो प्रशिक्षण भी देते हैं कोई? प्रशिक्षण इसमें हमारी कुछ बहनें हैं जिन्हें तलवारबाजी और लाठीबाजी करनी आती है। हाँ जी, बिल्कुल आती है। अब उनके और कुछ बहनें ऐसी हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल डिफेंस की क्लासेस चलाती हैं। अच्छा। और वो काफ़ी टाइम से चला रही है, मतलब 10-10 साल का उनका ये कार्य का अनुभव है। तो वो लड़कियों को अलग अलग स्कूल्स में इसकी वो भी देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। तो देखिए आत्मरक्षा तो सबसे पहला इसमें है, और दूसरा ये है कि हम उनको एक आइडियोलॉजी को लिए तैयार कर रहे हैं कि बेटियों के बीच अपनी बात कैसे रखी जाए। क्योंकि देखिए अब नए ज़माने के बच्चे पुराने ज़माने की ना बात सुनते हैं, ना पुराने ज़माने के तरीके से समझते हैं। तो महाकालियाँ एक कहिए आप अल्ट्रा टेक, जिसे कहिए एक हाई टेक वाहिनी बनने जा रही है, जिसमें हर तरह से हम आपका सोशल मीडिया भी, टेक्नोलॉजी भी, IT भी, सारे कुछ मिला के धर्म और ख़ास तौर पे महिलाओं, लड़कियों के बीच में हिंदू सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार और उनका रक्षण। तो ये एक अलग तरह से हम इसे हाईटेक एक मतलब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब चूंकि UGC का मुद्दा आ गया तो हम लड़ाई में लग गए इस टाइम, लेकिन इसका जो ओवरऑल विजन है वो यही है। इसके अतिरिक्त भी आप कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई मैं देखता हूँ आपके सोशल मीडिया पे। डासना देवी मंदिर से भी आप जुड़ी हुई हैं, महामूर्ति स्थापना, उसको लेके आपके बहुत वीडियोस वगैरह आते रहते हैं। तो वहाँ आपका क्या योगदान रहता है? देखिए मैं महाराज की ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ पिछले कुछ समय से, और महाराज के 7 आश्रम अलग अलग जगहों पर बन रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव रहता है, क्योंकि आपको पता है मुझे थोड़ा आर्टिस्टिक और ये सब स्पिरिचुअल में काफ़ी इंटरेस्ट है। और मुझे लगता है कि ये वो काम है जिसके लिए भगवान आपको चुनते हैं। जहाँ मैं थी, जहाँ मैं काम करती थी, सभी लोगों को पता है वो बिल्कुल अलग दुनिया थी, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। और माँ और महादेव आपका हाथ पकड़ कर ही किसी कार्य के लिए चुन के आपको वहाँ तक लाते हैं। तो मुझे लगता है कि माँ और महादेव ही हाथ पकड़ के मुझे डासना देवी मंदिर लेके गए, और वहाँ से मेरा जीवन एकदम बदल गया, हर चीज़ बदल गई।
ऐसा नहीं है, देखिए मैं पहले भी मतलब धार्मिक उससे जुड़, क्योंकि मैं आर्य समाजी हूँ, मैं अब तक अपने जीवन काल में चूंकि दैनिक यज्ञ करती हूँ तो हजारों यज्ञ कर चुकी हूँ, रोज करती हूँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के साथ किस तरह से उसका प्रचार और प्रसार में जुड़ते हैं। देखिए आज की तारीख में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को धर्म की सही बात बताना, धर्म में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं जी, वो बताना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डासना देवी मंदिर सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है, और जो जिहाद के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो वहीं उस मंदिर से लड़ी जा रही है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। मैं भी विश्व धर्म संसद की कन्वीनर रही पिछले साल, उसमें दुनिया भर के एक्टिविस्ट थे, चाहे आप टॉमी रॉबिन्सन का नाम लीजिए, चाहे सलमान अब नहीं रहे, भूमिका को मार दिया लोगों ने, आपको पता ही होगा। तो वो सारे ही लोग कन्वेंशन में हरिद्वार आने वाले थे। वो अलग बात है कि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी और वो लोगों के वीज़ाज कैंसिल हो गए, वो नहीं आ पाए, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला था उस टाइम पे। और रॉबर्ट स्पेंसर वगैरह सब ऑनलाइन हमसे जुड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के रक्षण की यदि कोई मजबूत आवाज़ उठ रही है, जो इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया को, किसी भी धर्म को, वो जिहाद से है। देखिए आपस की लड़ाइयाँ हमारी महीने 2 महीने में निबट जाएंगी, लोग मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यूजीसी या तो बदल देंगे इसको ये, या हटा देंगे ये, जैसा भी सरकार को उचित इसमें लगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इसीलिए ये लड़ाई है। लेकिन धर्म की अगर बात करें तो धर्म को खतरा सिर्फ जिहाद से है, पूरी दुनिया को जिहाद से खतरा है। तो डासना मंदिर से जुड़ना मतलब हर उस व्यक्ति को जुड़ना चाहिए जो आने वाले समय में तिलक लगा के चलना चाहता हो, और वो महिला जो आने वाले समय में मांग में सिंदूर भरना चाहती हो, उसे डासना मंदिर से जुड़ना चाहिए और इस सनातन की लड़ाई में अपनी कुछ ना कुछ आहुति जरूर डालनी चाहिए। डासना मंदिर यानी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी से जुड़ना चाहिए। आप उनसे कैसे जुड़े? देखिए यति नरसिंहानंद गिरी जी व्यक्ति नहीं है, वो विचार हैं। वो एक विचार है कि दुनिया में यदि मानवता को आपको जीवित रखना है तो आपको जिहाद से लड़ना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कहीं ना कहीं जो आज इतनी दयनीय स्थिति में, उसकी इकलौती वजह ये है कि बजाय वो अपने धर्म के लिए लड़ने के, वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा तो अब ये ओबीसी SC ST लड़ रहे हैं सब आपस में। इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो अगर हम एक धर्म में हैं तो जातियों में बट के लड़ने का क्या ही मतलब है। और यही सबसे दुखद पहलू है। मतलब हम इस सबसे कितने सालों में निकले कि भाई ठाकुर ने पानी नहीं पीने दिया, इसने उसका रेप किया, इसने उसके, कितनी मुश्किल से हम इसमें से निकले। एक सा खाना खाते हैं, एक सा पानी पीते हैं। अब समरसता के नाम पे देखिए, मैं RSS के, चूंकि मेरे पिताजी, मैं तो बालकाल संघी हूँ लोगों को सुनने में शायद अजीब लगे। मेरे पिता के स्कूल में आज भी शाखाएं लगती थी, जहाँ मेरे पिताजी वो थे प्रिंसिपल थे, वो खुद स्वयं शाखाएं लगवाते थे। जितने भी बड़े आपके संघ के प्रचारक हैं वो आज भी पिताजी के पैर छूते हैं। तो हम तो उस परिवार से हैं। हमने जब आंख खोली तो हमने शाखाएं लगती हुई देखी। तो हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं, हमारे भाई हमारे पास बैठ के खा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी बिरादरी है। और वो बिल्कुल निम्न बिरादरी के, जिनके सो कॉल्ड SC ST भी अपने आपस में ना पड़ोस में बैठे। मेरी माँ ने सारे जीवन हरिजन बस्ती में स्कूल चलाया, सारे जीवन। अच्छा। मेरी माँ प्रिंसिपल रही, उनको स्वयं का स्कूल था, हरिजन बस्ती में था। आप किसी से भी जाके आज मुरादाबाद में पूछिए, वो आपको बता देंगे कि हम लोग कौन थे, हम क्या कर रहे हैं। हमने तो कभी जीवन में जातिवाद को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं इस बात को, क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर रही कॉलेज में 17 साल। तो आप बताइए मैं बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकती हूँ कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। मेरे लिए जो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा है, और जो कम पढ़ रहा है, मेरे काम है उसे ठीक से पढ़ाना। मैं बुरा उस बच्चे को भी नहीं समझती जो कम पढ़ रहा है। तो जातिगत भेदभाव तो मेरे लिए मतलब कोई मतलब ही नहीं उठता। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया। यहाँ अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो गए, और 100 वर्ष पूर्ण होने पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। छोटी छोटी पॉकेट में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, और ये उसकी सफलता माना जा रहा है। एक हिंदू सम्मेलन के रूप में समस्त हिंदू समाज को एकत्रित करने का प्रयास हो रहा है। उसको आप आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती हैं? देखिए बहुत बढ़िया चल रहा था, हम तो खुद सब में जा रहे थे लेकिन अब जो है, अब मुझे लगता है कि इसकी विश्वसनीयता क्या है। अच्छा, देखिए आप एक बात बताओ, हम सारे लोग इन सम्मेलनों में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि हम एज अ हिंदू एक रहना चाहते हैं। देखिए और तो कोई सम्मेलन की वजह नहीं है ना, हिंदुओं को एक करने की तो वजह है। कहाँ एक हो रहे हैं हिंदू? कितने मतलब मुझे लगता है भाव के साथ महीनों इसकी प्लानिंग हुई। मैं तो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हूँ, वर्षों से चल रहा है। हाँ, वर्षों से चल रहा था कि भाई 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो कुछ अच्छे कार्यक्रम होंगे, और ये बहुत सफल हो सकता था कार्यक्रम, बहुत ही बड़े स्तर पर सफल हो सकता था, क्योंकि हिंदू मन से अब एक साथ आ रहे थे। बात ये नहीं है, देखो किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता है। अब हिंदू मन से साथ आ रहे थे। जो नई जनरेशन है, जिसे अब Z और अल्फा और बीटा गामा गा रहे हैं अब सब लोग, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो
किसी भी तरह से जातिवाद में नहीं घुसना चाहते। और संघ से बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं मतलब मैं और आपकी पीढ़ी के लोग तो जुड़े हुए हैं, हम तो बाल्यकाल संघी हैं, लेकिन अब नए बच्चे भी उसकी बात को समझ रहे थे कि भाई हिंदू हैं, सबको एक रहना चाहिए। लेकिन अब बताओ, हमने इस इतने बड़े संगठन की 100 साल क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं, विश्वसनीयता पे हमने स्वयं प्रश्न खड़ा कर दिया या नहीं? क्योंकि भाजपा तो इसका ही तो एक छोटा सा 32 में से एक छोटा सा संगठन ही तो है। बिल्कुल ठीक। तो संघ का भूमिका कहाँ रही? फिर अगर हम 100 वर्ष की हिंदुओं के सम्मेलन कर रहे हैं तो संघ इसमें क्यों नहीं बोलता? संघ हमारे बच्चों पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो चुप क्यों है? तो देखिए, विश्वसनीयता पे तो सवाल है ये। अब मतलब कहीं ना कहीं ये मन में भाव आ रही है कि अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, हिंदुओं का सम्मेलन कर रहे हो, तो हिंदुओं के बच्चे क्यों पिटवा रहे हो आपस में, क्यों लड़वा रहे हो उन्हें? संघ को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, भागवत जी को तत्काल इसमें बोलना चाहिए कि भाई ये कानून इस लायक नहीं है कि इसको लागू करो, बच्चों के बीच में जहर मत बो, किसी एक को समानता देते देते इतनी असमानता मत क्रिएट कर दो कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाए। उदिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने मुझे आज बुलाया और मैं कुछ सार्थक आपसे चर्चा कर पाई। मुझे लगता है लोगों को इस विषय में पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टाइम इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि मैं इकलौती भाजपा में बोल रही हूँ तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद कि मेरी बात और आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा पाएंगे, तो हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को पता चले कि हमारा विरोध का कारण क्या है। जी, निश्चित ही हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत स्पष्टता आई होगी और विषय को लेकर उन्होंने और इसको अच्छे से समझा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के टाइम में, आज के परिप्रेक्ष्य में, हमारी इस सारे डिस्कशन के बाद और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप एक वन लाइन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए, और यदि आप वास्तव में हिंदू बनकर रहना चाहते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, समय से उनकी शादी कीजिए और उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित कीजिए। एक लाइन की लाइनर है कि यदि आज आपके बच्चे ही आने वाली लाइन में नहीं है, देखिए लड़ोगे तो आप तब ना किसी से जब आपके संतति होगी, लड़ोगे तो आप तब जब आपके पास बाहुबल होगा, और बाहुबल बच्चों का होता है, जितनी बाहु उतना बल। तो इसलिए बच्चे पैदा होने चाहिए, टाइम से शादी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लड़कियों को इस टाइम बहुत ही प्रॉपरली एजुकेट करने की ज़रूरत है। और सरकार से मेरा मतलब हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन जिसे कहते हैं, कि इस विभाजनकारी बिल को तत्काल इसको हटाएं या इसको ठीक करें। इससे जो जहर घुल रहा है वो आप कभी लोगों के मन से साफ नहीं कर पाएंगे। देखिए, नुकसान इस टाइम हो गया, संघ का भी हो गया, भाजपा का भी हो गया। देखने वाली बात यह है कितना नुकसान हुआ, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा, और ऐसे अभी भी रोका जा सकता है। अभी हम जब बात कर रहे हैं ना, अगर ये अभी भी इसमें कुछ कर दें तो चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। और सुनिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर मैं विरोध कर रही हूँ तो ये विरोध बोलकर अगर निकल जाता है तो पार्टी भी बचती है, सरकार भी बचती है। यदि ये विरोध लोगों ने मन में दाब लिया और वो विरोध आपका चुनाव के समय में निकला तो आपको बहुत ही नुकसान देगा, और सबसे बड़ी बात है, अगेन हिंदुत्व को नुकसान होगा। भाजपा जिहादी और हिंदुओं के बीच में खड़ी है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन आपको इस टाइम पर ये बहुत ही संवेदनशीलता से समझने की ज़रूरत है कि लोगों के मन में क्या है, लोग अब क्या चाह रहे हैं। और यदि लोग इस पर इतने अपसेट हैं, खासतौर पे हिंदू, और उसमें भी स्वर्ण वर्ग अपने आप को बिल्कुल उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो स्वर्ण वर्ग भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ये वो पार्टी है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने खून से सींचा। तो आज इन लोगों का क्या, आज इनकी संततियों का क्या? तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। समरसता के नाम पर इतना आप लोगों को ऐसा मत समझिए कि एक वर्ग को आप इतना उपेक्षित कर दें और बाकी जो है उनके सिर पे नाचने लगे। सुनिए, ये भस्मासुर अगर आपने बोतल में से जो जिन निकाला है ना, तो कल जो नारे लगे हैं ना, वो अमित शाह की छाती पे भी लगे, मोदी की छाती पे भी लगे और बीजेपी की भी छाती पे लगे। तो ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ स्वर्ण ही मरेगा, ये तो सबके लिए आएगा। क्योंकि ये जो एक नुकसान की सुनामी चल रही है ना, जिसे कहते हैं ना, फ्री की लहर चल रही है कि सब कुछ फ्री मिल गया, आरक्षण फ्री मिल गया, नौकरी फ्री मिल गई, पढ़ाई फ्री मिल गई। अब आपकी जान लीजिएगा ये, मतलब अब आपका प्राणों से कम पे इनका मन नहीं भरेगा। और किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, किसी एक वर्ग को, स्वर्ण को पिटवाना कोई अच्छा विचार नहीं हो सकता। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि अगर हम जैसे लोग विरोध कर रहे हैं तो हम तो पार्टी और सरकार ही बचा रहे हैं। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा निकल रहा है, लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। चुनाव तक अगर ये गुस्सा मन में वहां तक पहुंचा तो इससे सबको नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान इसमें हिंदुओं का होगा। जो मैं बार बार कह रही हूँ, भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जो आपको जिहाद से बचा सकती है। लेकिन अगर आप भाजपाई हो, अगर आप संघी हो, अगर आप हिंदू हो, तो सवाल भी तो भाजपा से ही पूछोगे जिसकी सरकार है। जी,
सबसे बड़ा नुकसान समाज का होगा। यहीं इस बात को हम विराम देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आपको धन्यवाद बहुत मुझे बहुत बुलाने के मंगल लिए। कामनाएं, आप अपने मिशन में सफल हों।